प्रवाज के डिजिटल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का ब्लड पोर्शन को देखेंगे ना। ब्लड बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। यहाँ से क्वेश्चन है एग्जाम में एक आध को हमेशा पूछता रहता है। तो आज हम लोग ब्लड को केवल उसी व्यू से देखेंगे जिस व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है या जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग रक्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड। तो याद रखिएगा, मानव रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। ह्यूमन ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मानव रक्त तरल संयोजी उत्तक है जो कि पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है। मानव रक्त कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है जो पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है। देखिए, हमारे बॉडी वेट का लगभग 7% भाग ब्लड होता है। ध्यान रखिएगा ना, कितना प्रतिशत भाग? 7% भाग लगभग ब्लड से बना होता है। ब्लड का पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड जो है 7.4। ध्यान रखोगे ना, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड हमेशा पूछता है। तो इसको पूछ देता है एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। तो पीएच वैल्यू हम लोग जानते हैं, स्केल 7 जो होगा वो का है, न्यूट्रल है। 7 से कम एसिड और 7 से ज्यादा बेसिक्स। तो रक्त क्या है? क्षारीय होता है ना। ध्यान रखिएगा, रक्त कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। पीएच वैल्यू ऑफ रक्त 7.4। मानव शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर स्टैंडर्ड ब्लड रहता है। ध्यान रखिएगा ना। तो हमारे शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होती है। क्लियर? मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी? 4 से 5 लीटर होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण का पता सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया है। किसने लगाया है? मानव शरीर में रक्त के सर्कुलेशन का पता कार्ल लैंडस्टीनर ने विलियम हार्वे ने लगाया है। कार्ल लैंडस्टीनर नहीं, गलती से बोला गया, सॉरी। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण का पता विलियम हार्वे ने लगाया है ना, याद रखिएगा। विलियम, WILLIAM, विलियम। इसको ध्यान रखोगे। मानव रक्त में परिसंचरण का पता किसने लगाया है? विलियम हार्वे। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण का पता किसने चलाया है? विलियम हार्वे ने। और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है ना। ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर। और ब्लड सर्कुलेशन का पता किसने लगाया है? विलियम हार्वे। तो इतना चीज हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बेसिक्स जो था कि ब्लड में मुख्यतः 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कॉर्पल्स। याद रखिएगा ना, ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन? प्लाज्मा और दूसरा कॉर्पल्स। पहले हम लोग किसको देखते हैं? प्लाज्मा। पहले हम लोग किसको देखते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो होता है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड होता है ना, यह अजीवित होता है। प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड, नॉन लिविंग प्लाज्मा जो होता है रक्त का अजीवित भाग होता है। कैसा भाग होता है? अजीवित भाग होता है। याद रहिएगा ना। और हमारे रक्त में लगभग 60% भाग क्या है? प्लाज्मा है। रक्त का लगभग 60% भाग क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा है ना। और प्लाज्मा में 90% भाग कौन सी होता है? वाटर। याद रखिएगा ना।
प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड है। क्लियर? प्लाज्मा क्या है? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड है, याद रखेगा ना। प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड, और ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा? लगभग 60% प्लाज्मा, और प्लाज्मा में लगभग 90% भाग जो होता है ये क्या होता है? खाली पानी होता है। और लगभग 7% भाग प्रोटीन का है। 7% भाग किसका है? प्रोटीन का है। बाकी जो है सॉल्ट और ग्लूकोज होते हैं। बाकी के 3% जो हैं सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज है। क्लियर? प्लाज्मा हम लोग देख लिए कि नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड है। प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड है। क्लियर? प्लाज्मा क्या है? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड है। ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा में है, और प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन, और बाकी रेस्ट 3% सॉल्ट्स और ग्लूकोज की मात्रा होती है प्लाज्मा में ना। नेक्स्ट कितना है? प्लाज्मा में 3% ये जो होते हैं सॉल्ट्स और ग्लूकोज होता है। 3% इसकी मात्रा क्या होती है? 3% जो मात्रा होती है सॉल्ट्स और ग्लूकोज की होती। अब देखिए हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो फंक्शन ऑफ ब्लड का क्या क्या है? ये गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। कौन गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी के पीएच को बैलेंस रखता है। बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्लियर? बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ को भी इधर उधर करता है। तो ये ब्लड के इतने फंक्शंस जो आप लोग देख रहे हैं ये सब किसके फंक्शंस हैं? ब्लड के फंक्शंस हैं। रक्त के कार्य ये सब है ना, रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लड कार्पल्स। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लड, देखने जा रहे हैं रुधिराणु या ब्लड कॉर्पुसेल्स। तो देखिए इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी क्या चीज है? रेड ब्लड सेल। इसी को हम लोग इरोथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरोथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इसी को हम लोग ना। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इरोथ्रोसाइट। इसका लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल आरबीसी का कितना है? 120 डेज। ध्यान रखोगे ना, आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना है? 120 डेज। आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डेज। ये बाई कॉनकेव होता है, ध्यान रखिएगा ना, बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव होता है, इसको ध्यान रखिएगा ना। उभयावतल जिसको हिंदी में बोलते हैं, बाई कॉनकेव, उभयावतल, इसको उभयावतल या उभयावतल या बाई कॉनकेव बोला जाता है ना, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? बाई कॉनकेव या उभयावतल कहा जाता है। क्लियर? बाई कॉनकेव या बाई कॉनकेव को क्या बोला जाता है? उभयावतल। तो कैसा होता है ये? बाई कॉनकेव होता है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है, इसमें ना न्यूक्लियस नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता है। अपवाद है ऊंट और लामा, अपवाद, एक्सेप्शन है अपवाद
अपवाद है जिसमें मैमल्स में केंद्रक होता है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा ना ध्यान रखिएगा। ऊंट तो आप लोग जान ही रहे हैं डेजर्ट का, और लामा जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, गधा के टाइप का काम करता है ऊंट और लामा। तो एनिमल के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, किसी भी मैमल्स के आरबीसी में। इसके दो अपवाद हम लोग देखें, ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या होता है। देखिए आरबीसी का निर्माण जो होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है ना, ध्यान रखिएगा बोन मैरो में होता है। इसी को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। तो हम लोग देखें आरबीसी का निर्माण कहां होता है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जब हम लोग गर्भावस्था में होते हैं, मां के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है, आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है ना, स्प्लीन में होता है, ध्यान रखिएगा। गर्भ अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है। गर्भ अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है। तो दो चीज हम लोग यहां पे इंपॉर्टेंट देखें, एक आरबीसी का निर्माण कहां, बोन मैरो में, हम लोग में जब मां के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तब, पर जब हम लोग मां के पेट में गर्भ में होते हैं तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है, याद रखिएगा ना। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं ना, ग्रेवयार्ड। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी कहां मरता है, स्प्लीन में, इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन, स्प्लीन, ध्यान रहेगा ना। ग्रेवयार्ड आरबीसी की कब्रिस्तान कौन है, स्प्लीन, यानी आरबीसी कहां मरता है, स्प्लीन। देखिए आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ध्यान रखोगे ना। आरबीसी का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आरबीसी का मुख्य काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, वापस लाता है ना, ध्यान रखोगे। ध्यान रखिएगा जब हम लोग सोते हैं तो सोते वक्त आरबीसी की मात्रा लगभग 5% कम हो जाती है, और जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, बहुत अधिक पहाड़ी ऊंचाई पर रहते हैं, उनमें आरबीसी की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो देखोगे वो जो होते हैं लाल, उनका जो ये चेहरे या बदन का रंग जो होता है रेडनेस लिए होता है, देखोगे पहाड़ी लोग का। तो उसका कारण है कि अधिक ऊंचाई पर रहने के कारण उसमें हेमोग्लोबिन थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, समझे ना। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या बढ़ने के कारण उनका रंग लाल हो जाता है। आरबीसी को जिस अपरेटस से ज्ञात किया जाता है इसकी संख्या आरबीसी की, उस अपरेटस को बोला जाता है हेमोसाइटोमीटर, याद रहेगा ना। आरबीसी की संख्या को जिस अपरेटस से हम लोग निकालते हैं, गिनते हैं, उस अपरेटस को बोलते हैं हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर इज एन apparatus टू काउंट आरबीसी, अंडरस्टैंड। हेमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर के लिए सबसे घातक गैस जो मानी जाती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे तेजी से
हेमोग्लोबिन से प्रक्रिया करती है और कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और ये कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने से रोक देता है, जिसके कारण हम लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से प्रक्रिया करके कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और ये कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने से रोक देता है, जिससे कि बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस बिकॉज इट रैपिडली कंबाइंड विथ hemoglobin and form carboxy hemoglobin which prevent the hemoglobin to carry oxygen and results fatal death। इससे हम लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हेमोग्लोबिन में एक लौह तत्व पाया जाता है जिसको हीमैटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीमैटिन। हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, ये आयरन का तत्व है। कौन तत्व है, आयरन का तत्व है। लोहा में पाया, हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन तत्व कौन है, हीमैटिन है। ध्यान रखोगे ना, हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन का तत्व हीमैटिन है। हीमैटिन, इसको क्या बोलते हैं, हीमैटिन पढ़ते हैं ना, हीमैटिन बोला जाता है। देखिए, रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से एनीमिया होती है, और ध्यान रखिएगा एनीमिया की ज्यादातर बीमारी जो होती है ये महिलाएं इससे ज्यादा पीड़ित होती हैं ना। इसी को रक्त क्षीणता भी बोलते हैं और एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया की, थैलीसीमिया नामक बीमारी में आरबीसी नहीं बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा ना। थैलीसीमिया बीमारी में आरबीसी नहीं बनता है, थैलीसीमिया में आरबीसी नहीं बनता है। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। देखिए, जहां आरबीसी मरता है वहीं डब्ल्यूबीसी पैदा होता है, यानी इसका मुख्यतः निर्माण स्प्लीन में होता है। ध्यान रखोगे ना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण स्प्लीन में होता है। शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता देता है, गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। रोग प्रतिरोधी क्षमता देता है, शरीर को क्या देता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता देता है। ध्यान रखिएगा ना, ये शरीर, हम लोग देखें कि डब्ल्यूबीसी का देता है, शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। इसका लाइफ साइकिल 2 से 4 दिन तक होता है, 2 से 4 दिन, मैक्सिमम 8 दिन इसको माना जाता है, पर स्टैंडर्ड 2 से 4 दिन होता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो प्रोपोर्शन है 600:1 है, यानी 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शन पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को पहले रख देगा, जैसे दे देगा WBC:RBC कर देगा ना, WBC:RBC। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रोपोर्शन चेंज करेगा, 1:600 हो जाता है। यही थोड़ा बहुत जो चेंज होती है और जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, यही हम लोग के लिए घातक होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का के रूप में जमने में सहायता करता है। ध्यान रखिएगा ना, प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का के रूप में जमने में सहायता करता, प्लेटलेट्स थक्का के रूप में जमने में सहायता करता है। और डेंगू जो होता है, डेंगू बुखार का नाम आप लोग सुने होंगे, डेंगू। तो डेंगू में जो होती है प्लेटलेट्स ही रिपर्चर होता है, टूटता है, इसी की कमी होती है ना डेंगू में। ध्यान रखिएगा, डेंगू जो ज्वर होता है उसमें कौन सी कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। इसको ध्यान रखिएगा ना, डेंगू में कौन सी की कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। तो देखिए, हम लोग रेड ब्लड सेल्स को देखें, इरिथ्रोसाइट्स,
व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स ना, इसको व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? न्यूरोफिल, फागोसाइटिक, यानी व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु जो प्रवेश करते हैं सबसे पहले उस पर अटैक करता है। यदि व्हाइट ब्लड सेल उसे खत्म कर देता है तो हम लोग को रोग नहीं होता है, और व्हाइट ब्लड सेल पर अगर वो भारी पड़ गया तब रोग होता है। क्लियर? और हमारी बॉडी को ये इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। देखिए दो चीज बड़ी जल्दी आप लोग को ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडी और एंटीजीन। तो अभी हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी और एंटीजीन के। देखिए अब हम लोग देखेंगे एंटीजीन और एंटीबॉडी, वे बाहरी तत्व जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार करते हैं, कौन है? एंटीजीन। और वो जो मारता है उन तत्वों को, वो क्या है? एंटीबॉडी। याद रखिएगा, एंटीजीन क्या करता है? हमारे शरीर को बीमार करता है, एंटीबॉडी उसको मारता है। तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितना है? 4 है, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो देखिए एंटीजीन और एंटीबॉडी, एंटीजीन ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजीन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजीन, ए बी में आइदर ए और बी, ओ में कोई भी एंटीजीन नहीं होती है। और एंटीबॉडी में ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी स्मॉल बी और बी में स्मॉल ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ओ में आइदर ए और बी एंटीबॉडी होती है। तो ब्लड ग्रुप कितना हम लोग देखे? 4 देखे। कौन कौन? ए बी और ओ। और एंटीजीन ए ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजीन है? ए। एंटीबॉडी कौन है? स्मॉल बी। एंटीबॉडी कौन है? स्मॉल बी। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजीन कौन है? बी। और एंटीबॉडी कौन है? स्मॉल ए। और ए बी में का है? एंटीजीन ए या बी है, और एंटीबॉडी का है ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ओ में एंटीजीन का है, ओ में कोई एंटीजीन नहीं होता है, और एंटीबॉडी ए या बी होती है। तो ध्यान रखिएगा ब्लड ग्रुप कितना होता है? 4 होता है ना, ए बी और ओ। और इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप का है यूनिवर्सल डोनर है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप का है यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी कौन है? रेसिपिएंट है। याद रखिएगा ये सार्वभौम दाता है, सबको देता है, और ये रेसिपिएंट है, लेता है ना, ध्यान रखोगे। ओ ब्लड ग्रुप का है डोनर है, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी कौन है? उसे लेने वाला है, यूनिवर्सल डोनर है, जबकि ए बी कौन सी है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ध्यान रहेगा ना। अब हम लोग देखेंगे RH फैक्टर, RH फैक्टर, रिसस फैक्टर, इसको पूरा फुल फॉर्म है RHESUS, रिसस फैक्टर। देखिए इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने की है ना, और यह अफ्रीका के रिसस जाति के बंदर में पाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिसस फैक्टर या RH फैक्टर। RH फैक्टर 2 प्रकार का होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। देखिए RH फैक्टर मानव के रक्त में उपस्थित एक प्रकार का प्रोटीन है। जिसमें ये प्रोटीन होता है वो RH पॉजिटिव होता है, और जिसमें नहीं होता है वो RH नेगेटिव होता है। इसका देखिए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि यदि
RH पॉजिटिव और RH निगेटिव वाइफ हस्बैंड होते हैं तो पहला बच्चा जो होता है मां के पेट में ब्लड जम जाने से मर जाता है, जिस प्रक्रिया को बोला जाता है इरोथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलिसिस। अंडरस्टैंड? यदि मेल और फीमेल अदर फैक्टर की होंगी तो इरोथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलिसिस प्रक्रिया के कारण पहला गर्भ जो धारण होता है मां के पेट में ही बच्चा ब्लड जम जाने के कारण मर जाता है। या तो RH पॉजिटिव हो या RH नेगेटिव होना चाहिए ना, ध्यान रखोगे। तो याद रखोगे जब प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर जब फीमेल का ब्लड टेस्ट करता है तो मेल का ब्लड टेस्ट RH फैक्टर का भी टेस्ट किया जाता है। क्लियर? तो एक बार और इसको समझा देते हैं। RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ये हमारे शरीर के ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका पूरा नाम है रिसस फैक्टर, RHESUS रिसस फैक्टर। ये दो प्रकार का होता है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। यदि RH पॉजिटिव या RH निगेटिव, अब देखो वाइफ हस्बैंड यदि RH पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, RH निगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कहां होती है, एक RH पॉजिटिव और एक RH निगेटिव है तो वहां एक मेडिकल टर्म्स यूज होता है इरोथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलिसिस, जिसके कारण मां के गर्भ में पलने वाला बच्चा जो होता है ब्लड जमने के कारण मर जाता है और ये ज्यादातर पहली प्रेगनेंसी में होता है। याद रखिएगा ना, RH फैक्टर का यही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। RH फैक्टर का यही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। RH फैक्टर का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस यही है कि RH पॉजिटिव होनी चाहिए या RH निगेटिव। पर पॉजिटिव और निगेटिव अगर माता पिता में से दोनों हैं तो पहला बच्चा इरोथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलिसिस की प्रक्रिया के कारण मां के गर्भ में ही मर जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड? अभी तुरंत देखें हम लोग मेन फंक्शन ऑफ ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, रेगुलेशन है। तो ऑल द एबव हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस is transported by the blood? Oxygen and carbon dioxide gases between the lungs and the rest of the body, waste product to be detoxitized, nutrients from digestive tracts, all the above। इसमें भी ध्यान रखिएगा ना ब्लड के फंक्शन में। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज, अभी तुरंत देखे फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा ना, ग्रेन्यूल्स कहते हैं, मोनोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स को इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। नेम द कंपोनेंट दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा, एकदम आराम से कर दीजिएगा, प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रेड ब्लड सेल्स? RBC क्राइज ऑक्सीजन from the lungs to all of the body, it contains pigment called hemoglobin, RBC lacks nucleus, all the above are correct। लास्ट ऑप्शन महत्वपूर्ण है। सेवेंथ क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कार्ल लैंडस्टीनर और RH फैक्टर भी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन, ध्यान रखोगे ना, हेमोग्लोबिन आ जाएगा। इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए ऐसे फैट्स ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में भी होता है, तो यहाँ पे द बेस्ट ऑप्शन रहेगा एडिपोसाइट्स।
ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।